हेलो। हेलो। हाँ नीलेश सर से बात हो रही है? हाँ हाँ, बोलिए। जी नमस्ते, हम अभिषेक बोल रहे हैं अपना जमुई चैनल से। बोलिए अभिषेक। कैसे हैं सर? ठीक है ठीक है। लगातार आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उस पे एक इंटरव्यू हम चाह रहे थे फोन पे ही। क्या ये बेहतर समय होगा आपसे बातचीत करने का? किस मुद्दे पर? बंगाल में जो हाल ही में घटना हुई है, एक वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा, ये जो मतलब न्यूज में चल रहा था, जो बच्चा कोई एसएसबी का एग्जाम देने गया था, उसी उसी मामले को लेकर क्या? जी जी जी, उस खबर को हम चलाए भी थे, हालांकि हम उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं किए थे। अच्छा। उसी पे हम चाह रहे थे कि इतना बड़ा मुद्दा है और आप लोग साइलेंट हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो शुरू से ही बाहरी और क्षेत्रवाद का मुद्दा तो शुरू से चलते आ रहा है। खासकर बिहारी सबसे सस्ता है अभी इस मामले में। कहीं भी परीक्षा देने जा रहा है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ ही रहा है। तो जो घटना हुई है उस पे आपकी क्या राय? क्या बोले? बंगाल में जो छात्रों के साथ घटना हुई है, जो हम्म वीडियो में दिख रहा है, कहा हम्म जा रहा है कि ये वीडियो बंगाल का है, तो उस पे हम्म। आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले बंगाल ही नहीं, अगर किसी राज्य में हमारे बिहार के बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने, जी तो क्षेत्र के नाम पर तो उससे कोई भेदभाव तो होना नहीं चाहिए। हम बिहार के बाद में, पहले तो हम भारतीय हैं जी बिल्कुल। और हम भारत के लोग हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कहीं भी जीविका चला सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्षेत्रवाद का मामला कहाँ से आया? और ठीक है, हमारे बिहार के बच्चे अगर वहाँ नौकरी के लिए गए हैं, इसमें गलत क्या है? जी, इसका हालांकि तो संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। हालांकि आपका क्या अनुमान है इस संदर्भ में? क्या लगता है अभी तक पुष्टि हो पाई है वीडियो की? पुष्टि मतलब हम मतलब देखे कि कुछ नेता वगैरह जो है, वो खासकर कुछ कुछ नेता इस पर कूदे हैं। मतलब होता है तो मुद्दा तो नेता तक पहुंचता ही है, और हर नेता से लोगों की अपेक्षा होती है कि वो इस पर क्या अपना मंतव्य दिए हैं, उस पर क्या अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण रखता है। तो देख रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न नेताओं के द्वारा कुछ न कुछ बोला ही जा रहा है। क्या लगता है ये मुद्दा भी जो है कहीं राजनीति का तो शिकार नहीं हो जाएगा? राजनीति का शिकार मतलब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम तो हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये लोगों के मन से ये चीज को निकालना पड़ेगा कि बिहार के लोग अगर मान लीजिए कि वो अपने बलबूते पर ना तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है भाई? अगर मान लीजिए कि बिहार का बच्चा किसी बंगाल में जाकर के ऑफिसर बन रहा है, या बंगाल में जाकर के किसी जॉब प्रोफाइल में जा रहा है, तो यहाँ का बच्चा उस सिलेबस के अनुसार अपना मेहनत किया है, तो उसका तो हक बनता है जाके करने का। बिल्कुल। हमारे यहाँ जब बीपीएससी के थ्रू जब टीचर की बहाली हुई, हम्म। तो नीतीश कुमार ने तो खुलाम लोगों को वेलकम किया, और जहाँ सब जगह बांग्ला टीचर को बहाल भी किया गया। जी हमारे यहाँ उस भाषा के आधार पर लोगों का चयन किया गया, तो अब बांग्ला भाषा में जिन लोगों का चयन हुआ होगा, निश्चित तौर पर वो बंगाली ही होंगे। बिल्कुल। तो बिहार के लोग तो बंगाली भाषा में उनका चयन नहीं हुआ होगा। और पता कर लीजिए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बंगाल के लोगों का चयन हमारे वहाँ, हम तो सब लोगों का वेलकम करते हैं। जी जी यूपी के आप पता कीजिएगा कि यूपी के बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है हमारे यहाँ। जी। तो हम लोग परीक्षा को खुलेआम लेते हैं, और हम लोग डरते नहीं कि परीक्षा में अगर वो आ जाएगा तो इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे इस तरह के कंपैरिजन करने लगते हैं, तब फिर हम लोग को थोड़ा खलता है कि भाई हम सबको अपने अपने यहाँ एकदम ओपन डोर सिस्टम में दिए हुए जगह, और जब हमारे बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसके साथ मतलब छत्रता दिखा रहे हैं कि आप यहाँ के डोमिसाइल है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। एक सवाल बगल वाले राज्य को तो कम से कम बिहार राज्य से सीखना चाहिए जी कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी, उस रिजर्वेशन कैटेगरी में भी उन लोग को जगह मिला है हमारे बिहार में। जी बिल्कुल। तो हम लोग तो ओपन सिस्टम से रह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारियों को इस बात का डर नहीं है कि बाहर का आकर के हमारा सीट ले लेगा। या जिसमें जो टैलेंट होगा वो अपने टैलेंट के अनुसार उसको सीट मिलना चाहिए। अब हमारे बिहार के बच्चे वहाँ जाते हैं
और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, अगर मान लीजिए कि वो वीडियो अगर सच है और इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सहने योग्य तो नहीं है। चलिए, हम अगला सवाल सर आपसे लेंगे कि आपके बारे में हम लोगों को भी सुनने को मिला कि एक बार आप हरियाणा गए हुए थे इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने के लिए। शायद वहाँ भी कुछ भेदभाव का सामना जो है वो आपको करना पड़ा था, क्या मतलब? हरियाणा पंजाब शुरू से, आप कहीं पे भी इसको पता कीजिए, हरियाणा पंजाब शुरू से अव्वल रहा इस मामले में। उस समय हुड्डा की सरकार थी, और सबसे खास बात था क्या कि उस समय जो NSCI का विंग था उसके हम उसमें सदस्य के तौर पर थे। उसमें राहुल गांधी एक टैलेंट हंट करवाया था, उस बिहार में 17 टीम में से एक हम भी थे। हमारी तैयारी जारी थी, लेकिन हमारा एक पॉलिटिकल अपना सिस्टम भी चल रहा था। जी जी। और उस 17 की टीम में होने के बावजूद हम हरियाणा गए। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उस समय NSCI के राहुल राव थे, उनसे मिले, दीपेंद्र हुड्डा से मिले, और हम बताएं कि भाई हम आप ही लोग के लोग हैं। चूंकि प्रीलिम्स में हमारा सबसे नंबर 1 पोजीशन पे था रिटर्न में, फिजिकल हमारा अम्बाला में हुआ, एकदम एक्सीलेंट फिजिकल हुआ, और इतना पैरवी होने के बावजूद भी हम लोग, जैसे चूंकि एक्चुअल बात था कि हम बिहारी थे और किसी भी अदर स्टेट का किसी एक कैंडिडेट का इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट में बहाली नहीं हुई। तो क्या माना जाए, बिहारी होने का भी दंश जो है वो झेलना पड़ा? बिल्कुल झेलना पड़ा। हरियाणा में तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और उस समय एक हमारे ही बिहार के, इवन हमारे जिले के ही एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने काफी आश्वासन भी दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में किसी तरह से मेरा नाम ले लेना तो शायद पॉजिटिव इंटरव्यू हो जाएगा। नाम लेने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं हो। उसके बाद हम लगातार RTI के थ्रू लगातार जवाब मांगना चाहें कि भाई किस आधार पर आप हमको छांटे, लेकिन आज तक उसका हरियाणा सरकार जवाब नहीं दी। फर्स्ट अपलेट, सेकंड अपलेट, जितना अपलेट था सब। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, या तो केस फाइल करें। तो भाई अब यहाँ से जा करके चंडीगढ़ के कोर्ट में जाके फाइल करना, फिर चंडीगढ़ में लड़ना, वहाँ के वकील को करना संभव उस समय संभव नहीं था। उस समय, अब तो संभव था है, लेकिन उस समय संभव नहीं था। तो हम उसको सोचे कि अब इस चीज में फंसने से बेहतर है कि अपना दूसरा तैयारी शुरू कर दें। जी जी। एक सर अगला सवाल होगा कि आपके हिसाब से परीक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया में जो है कोई दिक्कत ना हो छात्रों को? हमको तो लगता है कि नहीं, जो छोटा छोटा एग्जाम होता है ना, ये सब एग्जाम नहीं हो, सेंट्रलाइज टाइप से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। जैसे अब UPSC का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जी जी, तो एक फिक्स सीट होता है कि 1000 लोगों का चयन होगा। जी जी। वही बच्चे PT निकालते हैं, फिर मेंस निकालते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद 1000 तक लोग जिनका रैंक आता है उन लोग को नौकरी मिल जाती है। 1001वां रैंक वाले बाहर हो जाते हैं। जी। निश्चित तौर पर उस 1001वां रैंक वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी PT क्वालिफाई किए होंगे, मेंस क्वालिफाई किए होंगे, इंटरव्यू उनका अच्छा गया होगा, और मात्र 1 नंबर या 0.5 नंबर से उनका कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ जिनके कारण नहीं हुआ। अब फिर उसी कैंडिडेट को फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर से मेंस देना पड़ता है, फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। तो हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज जो स्टेट लेती है, या फिर अन्य जो आपका प्रोफाइल बनता है, उनमें से क्योंकि वो जो प्री निकाल रहे हैं, जो मेंस निकाल रहे हैं, जो इंटरव्यू निकाल रहे हैं, उन कैंडिडेट में दम है। तो कम से कम आप जो और नॉर्मल वैकेंसी, उस वैकेंसी में उसी के थ्रू ले लीजिए। अब जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण बता रहे हैं रेलवे का, हर बोर्ड अपना वैकेंसी निकालती है, बोर्ड वाइज लोग उसको एप्लीकेशन डालते हैं। क्या जरूरी है? अगर मान लीजिए कि एक ही कैंडिडेट हैं, वो उसको बोर्ड वाइज उसको दीजिएगा पार्टिसिपेशन, तो गलत चीज है ना। तो मेरे ख्याल से ना चयन पद्धति सेंट्रलाइज होना चाहिए। चलिए, अब अगला सवाल सर लेंगे। अगर आपको नियम बनाने का मौका दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो नियम किसी एक व्यक्ति से तो नहीं होना चाहिए। हमको दीजिएगा तो हम अपने अनुसार कभी नियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में जो नियम होता है ना, वो हमेशा लोगों से राय मशवरा। हम लोग घर में एक छोटा सा भोज का आयोजन करते हैं, उसमें से 10 ग्रामीण को बुला करके पूछा जाता है कि इस बार कैसे क्या होना चाहिए, कि ताकि वो भोज का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। कोई भी यज्ञ, कोई भी हम लोग सामाजिक आयोजन करते हैं, उसमें 10 लोगों को बुलाया जाता है। तो जब बच्चों की परीक्षा पद्धति है, जो खुद से वहाँ SSC तय कर लेती है, या फिर UPSC तय कर लेती है, या BPSC तय कर लेती है, या BSSC तय कर लेती है, तो एक बार बच्चों का क्यों नहीं राय लेती है कि उसको क्या चाहिए?
तो अगर हमको मिलेगा मौका इसको बनाने का, तो निश्चित तौर पर हम जो वैसे लोगों को जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं या फिर कोई और छात्र हैं, उनका कम से कम राय जरूर लेंगे। कम से कम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक राय लिया जाए, उस राय को रखते हुए एक 10 सदस्यीय टीम बनाएंगे। उसके बाद एक डिसाइड करेंगे कि परीक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको जो मर्जी हुआ उस तरीके से हमने बना दिया और बाद में बच्चे उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सर, तो अब हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये जो घटना छात्रों के साथ हुई है, बात अगर हम बिहार की करें तो क्या लगता है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी जो है मौन हो चुका है? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम तो उतना राजनीतिक पकड़ तो है नहीं, और राजनीतिक समझ भी मेरा बहुत उतना मजबूत नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझते हैं कि अगले एक व्यक्ति अगर अपने बातों को रख रहा है तो उसके पीछे क्या क्या सिस्टम होगा। जैसे अभी इस मुद्दे के बाद बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं और बोल रहे हैं कि अपने यहाँ शिक्षा नहीं है, जिसके कारण वहां पर उसके साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि भाई शिक्षक आप किसको मानते हैं शिक्षित? शिक्षा आप बार बार वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि आप कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लिटरेसी रेट वहां पर बहुत अच्छा है और वहां के लोग बेरोजगार नहीं, वहां के लोग बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं? क्या बिहार में केरला के लोग आकर के काम नहीं कर रहे हैं? जितना स्कूल आप देखिएगा, वहां पर जो स्कूल में जो लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, वो सब लोग तो हम लोग यही दुहाई देते हैं कि केरल के टीचर आए हुए हैं पढ़ाने के लिए जी। तो सब जगह बेरोजगारी का सिस्टम तो सब जगह है जी। अब यहाँ पर ये कहना कि हम लोग अपमान इसलिए से आ रहे हैं, हम लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए लोगों का, वो एम्प्लॉयमेंट रेशियो नहीं है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, हमारे यहाँ प्राइवेट प्रोफाइल का बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग खासकर हर बार लोग पलायन करके जाते हैं। ये अच्छा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को सिर्फ मुद्दा नहीं समझा जाए, इसके लिए कुछ पहल होना चाहिए। हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या अप्रोच किया जा रहा है, कौन सा तकनीकी या कौन सा आप अप्रोच ला रहे हैं, थोड़ा सा पब्लिकली कर दीजिए ना। अगर हम आपको पहले से बता दें कि हम आपके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो आश्वासन मिल जाएगा कि चलिए इस तरह का काम होगा तो हम इस काम को कर पाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फिर से दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, करे नहीं अभी नहीं बताएंगे तो कब बताइएगा भैया? ये राज का बात है। जब हम आएंगे फॉर्म में तब आपको बताएंगे कि आप कैसे कीजिएगा, तब आप आगे बढ़ जाइएगा। कौन सा बात हुआ? चलिए, अब हम सर इस ऑडियो को फिलहाल अब यहीं समाप्त करेंगे। उससे एक सवाल उससे पहले हम ले लें आपसे, अंत में छात्रों को क्या मैसेज होगा नीलेश सर की तरफ से? हम तो सबसे पहले अपने छात्रों को मैसेज देना चाहेंगे जो इस बार बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं। दरोगा की वैकेंसी आ रही है, बीपीएससी का जबरदस्त वैकेंसी है। इन सब मुद्दों में ना पड़े। कौन कौन सा मुद्दा है कि राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करेगी, बदले में आपको कुछ करने नहीं जा रही है। आप अपना व्यक्तित्व, अपना विकास खुद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। पढ़ाई में लगिए और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना सेल्फ स्टडी हो सके खुद से कीजिए, और लोगों का डायरेक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सफल होने के लिए खुद से बहुत बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। कोई आपको तैयार करके अंतिम रूप से सफल नहीं करा सकता, लेकिन डायरेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय को, सेल्फ स्टडी को कभी पीछे मत छोड़िएगा। आप कम से कम दिन भर में 2 स्लॉट बनाइए, सुबह का 4 घंटा और रात का 4 घंटा। किसी तरह से 8 घंटा अपना कंप्लीट कीजिए, और 8 घंटा अगर आप कंप्लीट करते हैं तो दूसरे दिन आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा और आपका पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।